आवाज जा रही है? हेलो, हेलो, आवाज जा रही जी है? सर। ठीक। स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े? ये कल भी बताए थे, उसके बाद जो है नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन ए नन एम्प्टी सेट। कोई नन एम्प्टी सेट है ए, उस पे रिलेशन आर है, इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। आर को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर। जहां पे ए कहाँ का मेंबर है? ए का। ए बिलोंग्स टू द सेट। कोई भी एलिमेंट होगा सेट में, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रहे, उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए। इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों एक ही चीज है। दूसरा, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। जहां पे एक्स वाई ये मेंबर कहाँ का है? सेट का। Here एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ए। और इसको लिख सकते एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब अगर एक्स रिलेटेड है वाई से तो वाई भी रिलेटेड होना चाहिए एक्स से। फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तीसरा है आर इज ट्रांजिटिव। आर को ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स आर में जो भी मेंबर होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, क्योंकि आर रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा। तो एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में है। ये दो एलिमेंट कैसा है? इसका सेकेंड मेंबर और इसका फर्स्ट मेंबर बराबर होना चाहिए। वाई एक्स नहीं, वाई जेड लीजिए। तो इक्वल मेंबर को हटा के
बाकी बचा एक्स जेड, ये एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। यहाँ पे 3 मेंबर का यूज किया गया, ये तीनों मेंबर एक्स वाई जेड सेट ए का होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अगर रिलेटेड है वाई से, वाई रिलेटेड है जेड से, तो इक्वल मेंबर को हटा देंगे, एक्स का रिलेशन जेड के साथ होना चाहिए। वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद कन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। कन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है? लेट एम बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि m का मान 1 2 3 4 लेकिन फिक्स है, जैसे 5 ले लिए तो 5 ही रहेगा। एंड a एंड b आर एनी इंटीजर, और a और b कोई दो इंटीजर है। a एंड b आर एनी इंटीजर, then a is said to be congruent modulo m। ठीक है, a is said to be congruent to b modulo m। ठीक है, a is said to be congruent to b modulo m, यानी कि a जो है b का congruent कहलाएगा मॉडुलो m पर, इफ अगर a और b का डिफरेंस इज डिविजिबल, ये विभाजित हो जाए बाई m। ठीक है, a b का कन्ग्रुएंट कहलाएगा मॉडुलो m पर अगर a माइनस b m से विभाजित हो जाए। इफ a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, अगर a b का कन्ग्रुएंट है मॉडुलो m पे, देन वी राइट, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, देन वी राइट इट एज a is congruent to b modulo m।
ये समझे? ये समझ में आया? कोई बोल नहीं रहा कुछ ही। तुम लोग इतना लेट से बोलता है, सब लगता है वेट करता है कि वो बोलेगा वो बोलेगा। एक इंटीजर दूसरे इंटीजर का कन्ग्रुएंट कहलाएगा मॉडुलो m पे अगर ये दोनों इंटीजर का डिफरेंस m से विभाजित हो जाए, और a b का कन्ग्रुएंट अगर है मॉडुलो m पर तो लिखेंगे a कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ये लिखने का तरीका हुआ। जैसे 13 इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5। सही है कि नहीं? 13 जो है 3 का कन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 पे। बिकॉज क्यों कन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 3 ये आपको 10 आएगा, और 10 जो है डिविजिबल होगा 5 से, इज डिविजिबल बाई 5। -3 इज कन्ग्रुएंट टू 22 मॉडुलो 5। सही है? नो सर। क्यों? क्या गलत है इसमें? ये सर होगा। कन्ग्रुएंट तो तब होता है एक नंबर दूसरे नंबर का कन्ग्रुएंट होगा अगर दोनों का डिफरेंस 5 से विभाजित हो जाए। तो ये दोनों का डिफरेंस लीजिए, -3, डिफरेंस का मतलब क्या? घटाना है। -22 -3 -22 -25 हुआ, और -25 5 से नहीं कटेगा, इज डिविजिबल, ये तो कट जाएगा, बाई 5। एलेवन सही है। ऐसा करो, इसको 2 कर दो। 11 कन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 3। सही है या गलत? गलत है। गलत है, बिकॉज 11 में -2 को घटाएंगे तो 11, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, बराबर 30, इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 से नहीं डिविजिबल है, यानी कि 11 जो है -2 का कन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे 11 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 3। अब एक चीज याद रखिएगा, जब एक नंबर दूसरे नंबर के कन्ग्रुएंट होता है, जैसे 13 जो है 3 का कन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 पे, इसका मतलब है कि 13 में जब 5 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा
और 3 में 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा दोनों सेम आएगा। ठीक है, 13 कन्ग्रुएंट है 3 का मॉडुलो 5 पे। इसका मतलब है कि 13 में 5 से भाग देने पे जितना रिमाइंडर आएगा उतना ही रिमाइंडर 3 में 5 से भाग देने पे आएगा। यानी कि 13 में भाग दीजिए या 3 में भाग दीजिए, किससे? 5 से, दोनों में रिमाइंडर सेम होगा। यहाँ पे -3 कन्ग्रुएंट है 22 का मॉडुलो 5 पे, यानी कि -3 में जब 5 से भाग देंगे रिमाइंडर जितना आएगा उतना ही रिमाइंडर 22 में 5 से भाग देने पे आएगा, यानी कि दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा। ये बात समझे? यस सर। ठीक है, अब आइए सवाल पे। कल एक सवाल भी हम लिखे थे लेकिन उसको बता नहीं पाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 ही बता रहे थे, फिर वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 let I be the set of integers a relation R is defined on I by x related to y means x minus y is divisible by 5. So that R is an equivalence relation on I. हो गया? सवाल कल भी लिखे होंगे आप लोग। इसी सवाल को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। अथवा में लिख लीजिएगा, इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, लेट I be the set of integers and a relation is defined on I by A congruent to B modulo 5, so that the relation congruent modulo is an equivalence relation on I। दोनों सवाल सेम है। ठीक है, सवाल ये पूछे या सवाल ये पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा।
यहाँ रिलेशन यही दिया है और ये कन्ग्रुएंस का रिलेशन है। दिया हुआ क्या है, गिवन I is equal to सेट ऑफ इंटीजर्स, इसी सेट पर रिलेशन को डिफाइन किया है, दैट इज I is equal to 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इन्फिनिट तक। लेट ए रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन का नाम नहीं दिया, उस रिलेशन का नाम दे दिया आर। ऑन आई डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी means A is congruent to B modulo 5। ठीक है, रिलेशन आर, इसमें नाम इसी के अनुसार बना रहे हैं, इसमें तो नाम दे दिया आर। और एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, जो बाद में आ जाएगा। लेकिन इसमें रिलेशन का नाम नहीं दिया था, रिलेशन जो है इसी को रिलेशन वो लिख दिया था, कन्ग्रुएंस को, उस रिलेशन का नाम दे दिए आर। ठीक है, आई के ऊपर एक रिलेशन आर है, अब वो डिफाइंड है कैसे, ए रिलेटेड टू बी मतलब होगा ए कन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो 5। दैट इज आर जो है रिलेशन है, हम जानते हैं कि रिलेशन के अंदर हमेशा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आता है। तो आर जब रिलेशन है तो आर के अंदर ए और बी से बनने वाला ऑर्डर पेयर ए बी कब आएगा, जब ए कन्ग्रुएंट होगा बी मॉडुलो 5 पे। ठीक है, ए अगर बी का कन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 पे, इसका मतलब है ए और बी से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ए बी सच दैट ए कन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो 5 का मतलब क्या है, ए माइनस बी ये दोनों का डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इसके अनुसार ये भी सवाल अब इसमें इंक्लूड हो गया। सवाल यही था, कन्ग्रुएंस वाला भी ले आए और ये जो सवाल दिया हुआ था जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में ले आए। अब इसी फॉर्म में जाके बना देंगे। तो रिलेशन हमारा यही है। अब हमको साबित करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। We have to show that R is an equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखाने के लिए सबसे पहले R को रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के अंदर एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आई। सेट हमारा आई है, आई के अंदर कोई एलिमेंट लिए, ए लो या एक्स लो, जो लेना है। तो देखो आर के अंदर कोई मेंबर दिखाना क्या पड़ेगा, आई के अंदर ए लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा ए और ए वो कहां होगा, आर के अंदर, यही दिखाना है। ए बी आर में कब आता है, जब दोनों का डिफरेंस अगर 5 से कट गया। ठीक है, दो इंटीजर का डिफरेंस अगर 5 से विभाजित होगा तो कहेंगे कि दोनों से बनने वाला ऑर्डर पेयर कहां चला जाएगा, आर में। हमको दिखाना है ए आर में होगा, तो ए आर में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लिए,
ए माइनस ए में ए घटाएंगे कितना आएगा 0। अब आपको ये सोचना है कि 0 5 से कटेगा कि नहीं, तो 0 5 से कटेगा कि नहीं, कटेगा सर। सब 0 से तो सब ये 0 में तो जिसे भी भाग देते हैं कट जाता है, केवल 0 को छोड़ के। तो a माइनस ए बराबर 0, और 0 जो है डिविजिबल है 5 से। तो चूंकि ये दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस आया वो 5 से विभाजित हो गया, इसलिए ये दोनों से बनने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ होगा, R के अंदर। तो I के अंदर कोई मेंबर लिए, उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R में आ गया, यानी कि ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये पहला पार्ट दिखाएं। अब दूसरा पार्ट, R को सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, सेट के अंदर 2 एलिमेंट लेते हैं। मान लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, सेट के अंदर 2 एलिमेंट लिए और एक रिलेशन लेना पड़ता है, और हम लोग मान लिए कि ए जो है बी से रिलेटेड है, ए रिलेटेड है बी से। ऐसे मानिए या ऐसे मानिए, दोनों एक ही चीज है। तो अगर ए बी आर में है तो दिखाना क्या पड़ेगा, बी ए भी आर में होगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए तो 2 एलिमेंट लिए सेट में। अब मान लिए कि पहला एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के साथ है, अब दिखाना पड़ेगा दूसरा एलिमेंट जो है पहले के साथ रिलेटेड होगा। नाउ इसको तोड़ दीजिए, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू बी का मतलब हुआ कि ए और बी से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में है, और ए बी आर के अंदर कब आता है, जब दोनों का डिफरेंस 5 से विभाजित हो जाए। चूंकि ए बी आर में है, इसलिए ए और बी का डिफरेंस ये विभाजित होगा 5 से। अब सोच के देखिए कि ये सब इंटीजर है। जैसे मान लो इसका वैल्यू हम 15 ले लिए, इसका वैल्यू 10 ले लिए, तो डिफरेंस कितना आएगा, -5। ये 5 से कट जाएगा। तो अगर 15 - 10 5 से कट जाता है, तो 10 - 15 नहीं कटेगा, 10 - 15 बराबर अब -5 आएगा, या इसी में माइनस निकाल लो ना। 15 - 10 इज इक्वल टू -5, जो 5 से कट गया। यहां से जब माइनस निकाल लेंगे तो ये होगा 10 और -15। यहाँ जो वैल्यू आएगा वो भी 5 से कटेगा। तो a माइनस बी अगर 5 से विभाजित है तो माइनस को बाहर कर लिए, b माइनस ए इज डिविजिबल, ये भी 5 से कटेगा, नंबर तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये नंबर जब 5 से कट गया, जैसे कोई नंबर 5 से कट गया, ये नंबर 7 से कट जाएगा, तो इसका माइनस हटा देंगे फिर भी 7 से कटेगा। तो ये नंबर जो है 5 से विभाजित है, इसका माइनस को हटा देंगे तो b माइनस ए इज डिविजिबल, ये भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। चूंकि ये दोनों का डिफरेंस 5 से विभाजित है, यानी कि बी और ए से बनने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ होगा, आर में। और बी ए आर में है, इसका मतलब बी का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ। तो ए अगर रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होगा ए से, यानी कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक।
क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलो अब दिखाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के 3 एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा सेट में। तो मान लीजिए ABC बिलोंग्स टू I और 2 रिलेशन चाहिए। माना कि A रिलेटेड है B से और B का रिलेशन किसके साथ है? C के साथ। A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है। दिखाना क्या पड़ेगा? हमको दिखाना है कि A का रिलेशन C के साथ होगा। नाउ A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C, इसका मतलब क्या हुआ? A रिलेटेड टू B यानी कि AB जो है R में है और B रिलेटेड टू C यानी कि B और C से बनने वाला ऑर्डर पेयर भी R में है। और कोई ऑर्डर पेयर R में कब आता है? कोई ऑर्डर पेयर R में तभी आ सकता है जब वो दोनों का डिफरेंस 5 से विभाजित हो जाए। तो AB जब R में आ चुका है यानी कि A माइनस B किससे कट जाएगा? 5 से। और BC भी R में आ चुका है तो B माइनस C ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से। आर डिविजिबल बाई 5, जितना अपना लैंग्वेज में लिख सके। ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं कि जो किताब में दिया वही लिख दें। आप जितना अच्छा तरह से अपने लैंग्वेज में लिखिएगा नंबर उतना मिलेगा। अब देखिए ये नंबर भी 5 से कटता है, इसको नंबर समझिए, सब इंटीजर है। ये नंबर भी 5 से कटता है, ये नंबर भी 5 से कटता है। जैसे मान लो 25 5 से कटेगा, 35 5 से कटेगा, दोनों 5 से कटेगा। अगर दोनों को हम जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 60, ये भी 5 से कट जाएगा। तो ये जब 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है, तो दोनों का सम भी 5 से विभाजित होगा। इसके नीचे लिखिएगा देयरफॉर A माइनस B और B माइनस C दोनों को जोड़ दिए, इज डिविजिबल, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि A माइनस B प्लस B माइनस C इज डिविजिबल, ब्रैकेट को तोड़ दिए, बाई 5, ये कट गया। A माइनस C इज डिविजिबल बाई 5। ये दोनों का डिफरेंस 5 से विभाजित है, यानी कि A और C से बनने वाला ऑर्डर पेयर R में होगा। यानी कि A रिलेटेड होगा किससे? C से। तो ये रिलेशन क्या मिला? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। Thus R is reflexive, symmetric and transitive. Hence R is an equivalence relation
ऑन आई। आर क्या था? कन्ग्रुएंस मॉडुलो 5, यानी कि कन्ग्रुएंस मॉडुलो 5, 5 के जगह पे 6 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर। तो कन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हो गया? यस सर, हो गया। अब आइए अच्छा, दो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा। ये वीडियो में कहीं मिला था कि नहीं? प्रूफ था उसका? कोई याद नहीं है? दो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो उसका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा। किए हैं इसको? नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मान लो R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस होगा। इसका प्रूफ पढ़ चुके हैं? No, sir. नहीं पढ़े हैं? ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक है? पूछा हुआ भी है बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, भागलपुर, बीएन मंडल सब में। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम में दिया हुआ, लेकिन एक तरह का ये थ्योरम ही है। If R1 and R2 are two equivalence relation on a set A, then show that R1 intersection R2 is an equivalence relation। दोनों का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा उसी सेट के ऊपर, ऑन ए। लेकिन दोनों का यूनियन is not necessarily
an equivalence relation on A. यानी कि यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, जबकि इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेट हमारा ए है, गिवन R1 and R2 are equivalence relation, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए, इसलिए R1 एंड R2 ये इक्विवेलेंस बना है, तो ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सब होगा। R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन ए। R1 जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, उसी तरह से R2 भी होगा। पहला हम लोग को क्या दिखाना है, we have to show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on A, दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहला हम लोग दिखाएंगे इसके लिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, सेट के अंदर एक एलिमेंट चुनना पड़ता है। फॉर एनी A बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट लिया, लेकिन R1 के विषय में पता है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है और इसी सेट के ऊपर है। तो A के अंदर अगर स्मॉल a मानेंगे और R1 रिफ्लेक्सिव है, तो A से बनने वाला ऑर्डर पेयर AA R1 में आ जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है पहले से पता है। उसी तरह से R2 भी रिफ्लेक्सिव है सेट A के ऊपर, तो जब सेट A में A को मानेंगे तो A से बनने वाला ऑर्डर पेयर ये R2 में भी होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव बना है। यानी कि AA R1 में भी है, AA R2 में भी है। अब ये एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन जब होगा तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो हम लोग क्या लिए, सेट A के अंदर एक एलिमेंट लिए स्मॉल a और उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। क्लियर है ये। यस सर। अब हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक भी होगा।
ये सब में कुछ नहीं है, बस लिखना है आपको। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट चाहिए। माना कि ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, और एक रिलेशन चाहिए इसके अंदर जिसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो माना कि ए और बी से बनने वाला ऑर्डर पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में है। ठीक है, दिखाना क्या पड़ेगा, इसको दिखाना है सिमेट्रिक। ए बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, यही दिखाना है। इसको पहले तोड़ दो। ए बी को मान चुके हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में। कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में कब आता है, कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में तभी आ सकता है जब वो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। यानी कि ये एलिमेंट R1 का भी होगा और R2 का भी होगा। लेकिन R1 के विषय में तो पता है कि वो सिमेट्रिक है। R1 जो है सिमेट्रिक है, R2 भी सिमेट्रिक है। तो R1 जब सिमेट्रिक है और R1 में ए बी आ चुका है तो बी ए भी आया होगा, तभी तो सिमेट्रिक है। उसी तरह से R2 कैसा रिलेशन है, R2 एक सिमेट्रिक रिलेशन है। चूंकि ए बी R2 में है और R2 सिमेट्रिक है तो बी ए भी R2 के अंदर होगा। अब देखो बी ए जो है R1 में भी है और बी ए R2 में भी है। तो चूंकि बी ए दोनों में कॉमन है तो बी ए दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, यही हमको दिखाना था। यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन ये सिमेट्रिक भी होगा। तीसरा ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए तीन एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। मान लिए ए बी सी बिलोंग्स टू ए और दो रिलेशन का जरूरत पड़ेगा। हम लोग ले लिए कि ए बी और बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। ठीक है, ए बी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है और बी सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। नाउ ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और बी सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में माने। इसलिए ए बी दोनों सेट में होगा, R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। एंड और BC दो सेट के इंटरसेक्शन में है तो BC R1 में भी होगा एंड BC R2 में भी होगा। अब देखो AB R1 में है और BC भी R1 में है। नाउ
AB and BC belongs to R1। AB R1 में है और BC भी R1 में है, और R1 कैसा है? R1 जो है ट्रांजिटिव है, तो जब ये ट्रांजिटिव है तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? AC, वो R1 में आ गया। उसी तरह से R2 को भी लिखिए। आल्सो R2 में देखिए कौन है? AB R2 के अंदर है और BC भी R2 के अंदर है, और R2 सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव है, इसलिए कॉमन एलिमेंट हट गया, यानी कि AC जो है R2 में होगा। Therefore AC belongs to R1 और AC belongs to R2 implies AC belongs to R1 intersection R2। AC तो दोनों में आ गया, R1 में भी आ गया, R2 में भी आ गया। R2 AC R2 में भी आ गया, तो दोनों में कॉमन है, इसलिए AC R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया। हम लोग को यही लाना था ना, B भी हट जाएगा, AC भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। तो R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव बना, सिमेट्रिक बना, ट्रांजिटिव बना, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सवाल उठता है कि यूनियन क्यों नहीं बन सका? यूनियन तो और बड़ा सेट होता है। हो गया? सर यस सर, हो गया। चलो, पहला पार्ट तो हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हम लोग को दिखाना है कि यूनियन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना पाता है, जबकि R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन दोनों का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड नंबर यहीं से लिखिएगा। We have to show that R1 union R2 is not an equivalence relation on A। तो जब ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, यानी कि तीनों में से कोई नियम फेल करेगा, या तो रिफ्लेक्सिव फेल करे, या ट्रांजिटिव, या सिमेट्रिक। तो सबसे पहले इसको चेक कीजिए कि R1 यूनियन R2 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कोई भी एक फेल कर जाएगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? सेट के अंदर एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट ले लिए, जैसे एलिमेंट लेंगे तो R1 के विषय में जानते थे कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो स्मॉल ए के अंदर है और R1 रिफ्लेक्सिव है सेट ए पर, तो ए से बनने वाला ऑर्डर पेयर तो R1 में श्योर आया होगा, उसी तरह से R2 में भी आया होगा, क्योंकि ये दोनों तो रिफ्लेक्सिव था, तो ए R1 में भी होगा, R2 में भी होगा, और जो दोनों में कॉमन होता है वो तो यूनियन में आएगा ही, यानी कि R1 यूनियन R2 में होगा। कहने का मतलब
अगर R1 भी रिफ्लेक्सिव हो, R2 भी रिफ्लेक्सिव हो, तो दोनों का यूनियन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, यूनियन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि ये फेल नहीं करेगा। अब सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए कि दो एलिमेंट है ए में, और एक रिलेशन लेते हैं, माना कि ए बी जो है R1 यूनियन R2 में है। अब ए बी अगर दो सेट के यूनियन में है, तो यूनियन में क्या पढ़ते हैं, अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है तो वो एलिमेंट या तो पहला सेट का होगा या दूसरा सेट का, दोनों में से तो कहीं ना कहीं श्योर होगा, या दोनों में हो सकता है। अगर ए बी R1 में होगा तो R1 तो सिमेट्रिक है, तो ए बी अगर R1 में आ गया तो बी ए भी R1 में आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि ए बी R1 में नहीं होकर R2 में आ जाए, तो ए बी अगर R2 में होगा तो R2 भी सिमेट्रिक है, इसलिए बी ए भी R2 के अंदर होगा, यानी कि बी ए या तो R1 में होगा नहीं तो R2 में, दोनों में से कहीं ना कहीं होगा श्योर, इसलिए बी ए जो है दोनों के यूनियन में होगा, और उसका यूनियन हमेशा सिमेट्रिक होगा। याद रखिएगा, अगर R1 सिमेट्रिक है, R2 सिमेट्रिक है, तो दोनों का यूनियन हमेशा सिमेट्रिक होगा। अब तो हमारे पास केवल एक ही बचा ट्रांजिटिव, इसका मतलब ट्रांजिटिव है जो 100% फेल करेगा, क्योंकि दो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव भी बन चुका है, सिमेट्रिक भी बन चुका है, अब बोलता है कि ये इक्विवेलेंस नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव फेल करेगा। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है जी? जी सर। जी सर आ रहा है अब। बीच में फोन आ गया था। R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हम लोग जान गए कि ये फेल करेगा। अगर ये फेल नहीं करता तो इक्विवेलेंस हो जाता वो, ये अब फेल करेगा, यानी कि ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। देखिए, थ्योरी वही बनता है जो सभी जगह सही हो, और जो थ्योरी नहीं बनता है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है जो उस नियम को, उसके स्टेटमेंट को गलत करता है। अब हम लिख रहे हैं कि R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा हमको जो ट्रांजिटिव के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। वी प्रूव इट बाय एन एग्जाम्पल। लेट ए बराबर एक सेट था, ए क्या था, एक सेट था, हम लोग ले लिए कि ए जो है 1 2 3 है, इसके ऊपर दो रिलेशन R1 और R2, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन था, तो R1 लिए
and let R1 is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। देखो तो कैसा रिलेशन है। ये जो रिलेशन हम बनाए हैं ए के ऊपर रिलेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं सब ए से ही आया है, कोई बाहरी एलिमेंट नहीं, यानी कि ये रिलेशन ए के ऊपर है। अब सवाल उठता है कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर है, 2 है तो 2 से बनने वाला, 3 है तो 3 से बनने वाला, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, तो 1 2 है तो 2 1 भी है, यानी कि सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, जैसे 1 2 ले लिए 2 1 ले लिए तो ये 2 2 इक्वल है, हट जाएगा, बचेगा 1 1, तो 1 1 जो है R1 में है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। दूसरा एक ले रहे हैं R2, 1 1 2 2 3 3 2 3 और 3 2। ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर, 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर, 3 से बनने वाला ऑर्डर पेयर तीनों शामिल है। सिमेट्रिक है, 2 3 है तो 3 2 भी है। ठीक है, पलटिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पलटिएगा तो वही आ जाएगा जो इसके अंदर है। और ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव कहाँ चेक करते हैं, वहां पे चेक करते हैं जहां पे पहला का सेकेंड एलिमेंट और दूसरा का फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो। जैसे पहला का सेकेंड दूसरा का फर्स्ट बराबर है, ये हट जाएगा, बचेगा क्या, 2 2। तो 2 2 तो हम देख रहे हैं कि R2 के अंदर है। ठीक है, और भी उस तरह से चेक कर सकते हैं जैसे हम लिए। तो ये R1 R2 ए के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है। R इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, ये दोनों जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब दोनों का यूनियन लीजिए, यही ना दिखाना कि इक्विवेलेंस नहीं होगा। यूनियन में कौन होता है, जो दोनों में कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 2 भी लिख दिए। 2 1 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी लिख दिए। 2 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो भी लिख दिए। और 3 2। अब इसको चेक करके देखिए क्या क्या बन सकता है। रिफ्लेक्सिव होगा, 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर, 2 से बनने वाला, 3 से बनने वाला, रिफ्लेक्सिव है, जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सिमेट्रिक होगा, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, सिमेट्रिक भी होगा। सवाल उठता है कि ट्रांजिटिव फेल कर रहा था, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो लिखेंगे R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। कहां पे फेल किया, वैसा कोई मेंबर बताइए। ट्रांजिटिव होगा जी, आप चेक कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ट्रांजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांजिटिव भी है। बढ़िया से देखो, ये दोनों को लीजिए। R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज, या एज 1 2 और 2 3 ये दोनों R1 यूनियन R2 में है। 1 2 देख रहे हैं, 1 2 है ही इसमें, और 2 3 भी है। बट लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो इक्वल मेंबर को हटा देंगे, 2 2 हट गया, बचेगा क्या, 1 3। 1 3 इसके अंदर है, चेक कीजिए, लास्ट में दिख रहा 1 3 R1 यूनियन R2 में है कि नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, तो ट्रांजिटिव फेल हो गया।
ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं बन सका। तो हम लोग देखें कि R1 यूनियन R2 रिफ्लेक्सिव बना, सिमेट्रिक बना, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बना। लिखेंगे हेंस, इसलिए R1 यूनियन R2 is not an equivalence relation। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ऑन द शीट, शीट क्या लिए थे? ए। ठीक है, जो आप लोग घर चले गए हैं 6 तारीख तक पहुंच जाइएगा, 7 तारीख से क्लास होगा ऑफलाइन। चलो हो गया, आज यहीं छोड़ देंगे तुम लोग को। बंद करें तब। यस सर, हो गया।